ठीक है, चलिए हम लोग रूट का ओरिजिन, इधर ध्यान दीजिए, रूट का ओरिजिन देख चुके थे कहां से बनता है ना, और टैप रूट सिस्टम देख लिए थे, फाइब्रस रूट भी देखे थे। टैप रूट किस में होगा? डाइकॉट में, और फाइब्रस रूट मोनोकॉट में। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस कहां पे आ रहा है कि टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम में टैप रूट ओरिजिनेट करता है रेडिकल में से, ठीक है, और वही प्राइमरी रूट या मेन रूट के रूप में रह जाता है डाइकॉट्स में, और ये गो इनटू डीपर एंड डीपर होता है और उसके बाद उसके ब्रांचेस निकलते हैं। इस तरीके से वो स्टैटिक और काफी स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस देता है प्लांट को। लेकिन इसका जो रहता है फाइब्रस रूट सिस्टम का, उसका क्या है, लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं रूट के, और हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लैटरल ब्रांचेस ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स को ज्यादा बेटर बाइंडिंग यही दे पाते हैं। वो तो डेप्थ में चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगल बगल का सॉइल वो तो लूज ले जा रहा है। तो वैसे स्थिति में अगर इरोजन होगा, फॉर एग्जांपल अगर बैंक ऑफ द रिवर है, वहां पे इरोजन हो रहा है, तो टैप रूट सिस्टम वाले प्लांट्स वहां पे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि उनका अगल बगल का बेस वो कट जा रहा है। अब डेप्थ पे भी गया है तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। इसलिए देखते होंगे बाढ़ के समय बड़ा बड़ा पेड़ गिर जाता है, दिस इज द रीजन। लेकिन क्या होगा अगर वहां पे सॉइल बाइंडर्स के रूप में हमारे फाइब्रस रूट वाले प्लांट्स अगर रहेंगे ज्यादा, तो वो सॉइल पार्टिकल्स को ज्यादा बेटर होल्ड करते हैं, इसलिए इरोजन के दौरान उनका लॉस कम होता है। अब इसके बाद देखिए रूट एरियाज। एक टिपिकल रूट जब डेवलप करता है तो उसके एंटेरियर मोस्ट पार्ट पे हैज ए प्रोटेक्टिंग कवर, और इसे कहते हैं रूट कैप। टिप पोर्शन पे एंटीरियर मोस्ट रीजन में एक रूट कैप रहता है, एक प्रोटेक्टर रहता है। इसका काम होता है जब रूट प्रोग्रेस करता है सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू, तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा उससे उसका सरफेस क्या हो सकता है, इरोड हो सकता है, तो उस इरोजन से ये बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द रूट from getting eroded due to friction with the soil particles। और इसीलिए प्रोटेक्टर सबसे आगे होता है, ठीक है, जैसे हमारे घर का सबसे आगे क्या होगा, बाउंड्री, वो आउटसाइडर्स को आने से रोकता है, लाइक दैट। ये फर्स्ट। इसके पीछे आपको दिखाई पड़ेगा वो पार्ट जो कि लगातार डिवाइड करता रहता है, तो समझ ही रहे हैं कैसा सेल्स होंगे वहां, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक सेल जिसको कंटेन कर रहा है वो जोन क्या कहलाएगा, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन लोकेशन क्या बताएंगे, बिफोर द रूट कैप, है ना, जस्ट बिफोर द रूट कैप। इसकी खासियत क्या होगी, we'll have cells that keep on dividing continuously, जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही या टिश्यूज ही वैसे टिश्यूज या सेल्स हो सकते हैं जो कि लगातार डिवाइड कर सकते हैं। तो पर्पस क्या हो जाएगा,
to give rise to the new cells. थर्ड पोजीशन पे आता है जोन ऑफ इलॉन्गेशन. अब जोन ऑफ इलॉन्गेशन, इनका क्या मतलब, किस तरह के सेल्स होंगे? तो ये सेल हैं अपना साइज बड़ा कर रहे हैं. कैसे? कंटिन्यूअसली साइटोप्लाज्मिक मास बढ़ाता चला जाएगा, मटेरियल्स एब्जॉर्ब करेगा और उनसे अपने लिए साइटोप्लाज्म सिंथेसिस करेगा. तो सेल जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे क्या होगा, उसके अंदर फूड मटेरियल ज्यादा स्टोर होगा, साइज बढ़ेगा. इसीलिए इन एरिया के सेल्स का साइज बढ़ता है. अगर सेल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जिस ऑर्गन का ये सेल है उस ऑर्गन का साइज बढ़ेगा ना. तो दे आर प्रेजेंट इन द रूट, दैट इज व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द रूट. ठीक है. तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन, द सेल्स डोंट डिवाइड to increase the size of root, but acquire more cytoplasm as they grow older, and so the cell size eventually, अंततः यानी कि eventually the size of the root increases. इसीलिए इसको जोन ऑफ इलॉन्गेशन बोलते हैं. ठीक है, यहां तक कीजिए. अब देखिए इसके बाद जो जोन आता है वो है मैच्योरिटी जोन. और इसमें क्या उस बात क्या होता है, द सेल्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द रूट आर फुल्ली मैच्योर्ड, signaled by well formed and observable सेल वॉल. यानी यहां पे सेल वॉल थिक हो जाते हैं और द एपिडर्मिस ऑफ दिस जोन of cells produce kind of hairs, और यही है सिंगल सेलुलर रूट हेयर्स. ठीक है, नीचे मिटा दें, तब तक ऊपर नोट कीजिए. ये जो रूट हेयर्स हैं इनका फंक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग, है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे. तो ये रूट हेयर्स क्या पर्पस सॉल्व करेंगे,
R for absorbing, बोलिए, yes, water and mineral from the soil. सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए बने होते हैं. अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करें तो हम लोग रूट को ऐसे शो कर सकते हैं. बुक में भी इसी तरीके से दिया है. ये हो गया रूट कैप. दिस इज मेरिस्टेमेटिक जोन. दिस इज zone of elongation, and this is maturity zone. और ये रहे रूट हेयर्स. अब इसका हम लोग अगर सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे एक्सप्लेनेशन खोजें, जो कि आपको दिखाई पड़ेगा ग्रोथ में, किस तरीके से प्लांट्स में ग्रोथ होता है. से फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं. ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक है. ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक है. तो देखिए, तो ये जब डिवाइड करेंगे, एक सेल कितने सेल में कन्वर्ट होगा? 2, है ना. एक, दो, तीन, चार, 5 लेके चले थे. 1, 2, 3, 4, 5 हो गया. दो लेयर में कन्वर्ट हो गया. इसको ए नाम दिया जाए अगर, तो ये रहा ए और ये रहा A1. ठीक है, आगे की ओर बढ़ा, है ना. बेटर होगा इसको थोड़ा ऊपर दिखाएं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा. ऐसे देखिए, ये से लेयर ए, या A1 कर दीजिए, इसको A2 कर दीजिए. ठीक है, डिवाइड करने के बाद ऐसे हो गए. अब की बार फिर डिवीजन होगा, तो आपको क्या लगता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स एक जगह पे, कि यहां पे अगर इस ब्लॉक पे कहें तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाने चाहिए? कहें, हाँ, मेरिस्टेमेटिक जोन के सेल्स क्या होते हैं? लगातार डिवाइड करते हैं ना. इस सेल को अगर मान लीजिए कि एक बार मौका मिला, 1 साइकिल, तो कितना सेल बनाएगा? 2. फिर 1 साइकिल मौका मिला, कितना मिलेगा? कितना बनेगा? 4 होगा. लेकिन आपको यहां देखकर ताज्जुब होगा कि यहां पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 A1, A2 और A3 इतने ही मिलेंगे. क्यों? रीजन इज वाई. इमीडिएट कैसे इमीडिएट कन्वर्ट हो जाएगा? उसके आगे भी सेल आ जाएगा. देखिए, बात क्या है, A1 के आगे खुला जगह था, इसके आगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, नए सेल्स के आने की जगह बनी हुई थी. इसलिए इसने प्रोग्रेस करके सेल्स को आगे की तरफ लाया.
दो लेयर बन गया. Now if this layer and this layer यानी A1 और A2 both desire to divide, किसको मौका मिलेगा? A2 in a position to divide into 2. तो A2 ने दो सेल्स दिए हर जगह, है ना, दो डॉटर सेल्स बनाए, लेकिन A1 के लिए नए सेल्स को पुट करने का जगह नहीं है. हम तो ये 2 डायमेंशनल डायग्राम देख रहे हैं ना कि एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन इन रियल पिक्चर में ये चारों तरफ होते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे हर कॉर्नर से ये गिरे हुए. तो इनके आगे सेल्स नहीं थे, दैट इज व्हाई दे वर इट वाज एबल टू, और दिस लेयर वाज एबल टू पुट न्यू सेल्स इन फ्रंट ऑफ इट. लेकिन इसके लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं था, इसलिए इट डिड नॉट डिवाइड. ये वेट किया, ये वेट कर रहा है, जब मौका मिलेगा तब डिवाइड करेंगे. तो जब इसको मौका मिलेगा तब डिवाइड करेंगे, तब तक बैठा थोड़ी रहेगा, जिंदा रहेगा ना, न्यूट्रिशन लेगा, फूड मटेरियल्स एक्वायर करेगा, नए मॉलिक्यूल सिंथेसिस होंगे. तो नतीजा क्या निकलेगा? साइटोप्लाज्म का मास बढ़ेगा, बढ़ेगा. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग एलोंगेशन जोन. एलोंगेशन जोन के सेल्स कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग होते हैं, बट दे आर वेटिंग for the time to come so that they can put their new cells forward या around. नहीं पॉसिबल हो रहा है, इसीलिए ये वेटिंग पीरियड में है, पर अपना साइज एट द सेम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म चल रहा है. तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? रूट का लेंथ बढ़ रहा है. ये जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, नए सेल्स आगे की ओर दे रहा है और ये साइज बढ़ा रहा है, तो आगे का सेल आगे की ओर जाएगा ना. सो इन दिस वे द एलोंगेशन जोन इज हेल्पिंग आउट कि रूट का लेंथ जमीन में बढ़े. नाउ लंबे समय तक वेट करने के बाद आप जो बोले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल हैपन. लंबे समय तक इंतजार करने के बाद ये फाइनली अब रुकेगा. क्यों? सेल वॉल भी तो बनेगा. व्हेन द सेल वॉल इज थिकन्ड, काफी ज्यादा थिक हो गया, फिर इसके डिवाइडिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे डॉर्मेंसी की ओर ले जाएगा और ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होने लगे. तब इसके जो टिश्यू सिस्टम्स हैं वो अपीयर होने लगेंगे, ग्राउंड टिश्यू अपीयर होने लगेगा, फिर ये बनाने लगेगा एपिडर्मिस, ये बनाने लगेगा वैस्कुलर बंडल एंड सो ऑन. तो ये अब क्या बन जाएगा? मैच्योर हो जाएगा, इसलिए मैच्योरिटी रीजन आ जाएगा, मैच्योरिटी जोन आ जाएगा. और जब ये मैच्योर कर गया, अब इसमें टिश्यू सिस्टम ग्रो कर रहा है, तो व्हाई नॉट एपिडर्मिस विल गिव अप द रूट हेयर्स, और रूट पे रूट हेयर्स होते हैं. एपिडर्मिस विल गिव राइज टू द रूट हेयर्स. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाई द रूट हैज दीज रीजंस. तो समझ में आ गई बात? इसको अब नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. चलिए अब इधर देखें, ये तो मिटा सकते हैं. हम लोग देखें जरा, ये रूट के बेसिक्स थे. अब देखिए फंक्शंस ऑफ रूट. The general functions and special functions. जनरल फंक्शंस में दो हम लोग सभी जानते हैं, एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस मिनरल, और दूसरा फंक्शन है एंकरेज
यानी ये प्लांट बॉडी को सॉइल के साथ अटैच रहता है, एंकर्ड रखता है, ताकि ये खड़ा रहे, गिर नहीं जाए. सो दिस पर्पस इज सॉल्व बाय द रूट्स. नाउ स्पेशल फंक्शन. स्पेशल फंक्शन में आते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, support to the growing plant body. सपोर्ट कैसा? एक्स्ट्रा सपोर्ट. और है रेस्पिरेशन. और इन पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए, इन एक्स्ट्रा फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या होता है? इट एक्वायर्स मॉडिफिकेशन. क्योंकि ये इसके नॉर्मल जनरल फंक्शंस नहीं है, ये एडिशनल फंक्शंस है. सो इन एडिशनल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इसे क्या करना होगा? अपने आप को मॉडिफाई करना रहता है. ये बदलता है अपने आप. राइट. तो वन बाय वन देखें. स्पेशल एयर चैनल बनाने के लिए एंकरेज मतलब हो गया एंकर करना, एक जगह फंस के रहना. जैसे शो नहीं देखते हैं, शो होस्ट जो करता है उसको क्या कहते हैं? एंकर ऑफ द शो. जो आपके साथ उसे जोड़ के रखे हुए, वो बता रहा है, कमेंट्री कर. तो यहाँ पे भी क्या है? सॉइल के साथ प्लांट बॉडी को जोड़ के रखना इज एंकरिंग. इस एंकरेज प्रॉपर्टी के लिए रूट्स ग्रो करते हैं प्लांट्स में. इससे रिलेटेड एक और बात है. जैसे हम लोग जानते हैं कि रूट क्यों, अच्छा ये बता सकते हैं कि रूट को क्या जरूरत है प्लांट को सॉइल के साथ एंकर करके रखने का? बस मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल में से ही हो सकता है, इसीलिए उसका जरूरत है एंकर करके रखना. तो अगर हम उसे पानी में, मिनरल वाटर तो खुद वाटर हो गया, उसमें अगर मिनरल ऐड कर दें या किसी तरीके से मिनरल आ जाए, तो क्या उसे सॉइल का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. और इस तरीके से खेती करना या प्लांट्स को ग्रो कराना कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स. और लगभग सबों ने घर में कभी ना कभी हाइड्रोपोनिक्स प्रैक्टिस किया है. बताइए कहाँ? मनी प्लांट, वाटर में. सिर्फ वही नहीं, जो हायर रेंचेस हैं, जहां पे सोल्जर्स हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, वहां पे कहाँ ऊडी, मतलब वहां पे पथरीला जमीन है, वहां पे कहाँ वेजिटेबल उगेगा? तो स्पेशल टाइप ऑफ कल्टीवेशन वहां किया जाता है. यही हाइड्रोपोनिक्स वहां सपोर्ट करता है. और सॉइल फ्री सिस्टम में वेजिटेबल्स उगाते हैं और वही फ्रेश वेजिटेबल उन्हें मिलता है. नहीं तो जब नीचे से ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाना वो बहुत कॉस्टली हो जाता है. उसमें मैनुअल लेबर आ जाता है, एक ट्रक चला के ले जाएगा और उसके बाद उतना फ्यूल खर्चा होगा. वो 100-150 किलोमीटर जमीन नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है. ऐसे सरपेंटाइन रूट रहता है, उस पे चलाना. और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी है. कभी अगर गलत सलत मोड़ पर चला गया तो ट्रक ही नीचे पलट जाएगा. इतने थ्रेट्स हैं, इसलिए उससे बचने के लिए वो काम किया जाता है. तो समझ में आ गया? अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं रूट के प्रॉपर्टीज को. अब है देखिए, इसका स्पेशल प्रॉपर्टी वो है स्टोरेज ऑफ फूड. फूड स्टोरेज, फॉर एग्जाम्पल इन पोटैटो, sweet potato, forming tuber,
radish, turnip, carrot, forming storage, root. ये स्वीट पोटैटो का जो रूट रहता है, ये इसका एडवेंटिशियस रूट और इनके टैप रूट मॉडिफाइड है और इसका एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाइड है। अब यही बताते हैं एडवेंटिशियस रूट क्या है। दिस काइंड ऑफ रूट roots are given rise from the crown of the stem and lower stem। नीचे के तरफ के जो स्टेम होंगे वो लैटरली इन्हें तैयार करते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट है। मतलब स्टेम का जो नीचे के तरफ का हेड पोर्शन होगा वो हिस्सा। ये तो हो चुका है मिठाई। वो जैसा दिख रहा है उसको ट्यूबर कहते हैं। स्वीट पोटैटो का देखना पड़ेगा, देख के बता देंगे। फिर हम लोग को देखना है, ये तो हो गया फूड स्टोरेज सपोर्ट। एग्जाम्पल इन बैनियन ट्री, ये बनाता है प्रॉप रूट। बरगद के पेड़ में उसके स्टेम में से, ब्रांचेस में से रूट लटका हुआ नहीं देखे, दैट इज प्रॉप रूट। ये प्रॉप रूट जो है डेवलप्स फ्रॉम द ब्रांचेस। हाँ, और भी एक आध है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करता है। उसका कारण क्या है, बैनियन ट्री का कैनोपी बहुत ज्यादा फैलता है ना, ब्रांचेस बहुत मैसिव हो जाते हैं। तो उतना मैसिव हो जाने के बाद मान लीजिए पिलर यहाँ पे है, अब फैल के यहां से वहां चला गया तो क्या होगा, जरा भी अगर हवा चलेगी तो एक तरफ या दूसरे तरफ झुक जाएगा तो पूरा का पूरा पेड़ उखड़ के गिर जाएगा। इसलिए उसके जो फैल रहे हैं ब्रांचेस, उन ब्रांचेस पे से सपोर्ट के लिए पिलर जैसे ये रूट्स नीचे की ओर आते हैं और नॉर्मल फंक्शन करते हैं। नहीं, ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता। फिर दूसरा है इन मेज, फिर इन शुगर केन, स्टिल्ट रूट,
develop from the lower nodes of the plant. ये सपोर्ट करने के लिए, इसलिए जब ईख हम लोग खाते हैं ना जब पूजा वगैरह में, तो देखिएगा नीचे के तरफ में ऐसे ऐसे धारी निकला हुआ है, ऊपर के तरफ वो नहीं मिलता, तो वो चीज स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया सपोर्ट के लिए। अब है रेस्पिरेशन। होता क्या है, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है पानी में उगने वाले या ऐसे जगहों पे उग रहे जहां पे पानी बहुत है ना, तो वैसे प्लांट्स के लिए रूट को रेस्पिरेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एयर पोर्स जो सॉइल में होने चाहिए थे वो लॉक हो गए हैं वाटर के चलते। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, उन्हें रेस्पिरेशन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रोट्रूड करने पड़ते हैं, यानी सॉइल सरफेस से बाहर की ओर निकल के आता है नुकीला स्ट्रक्चर की तरह, उन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। और न्यूमेटोफोर्स में एयर स्पेसेस होते हैं, उसके थ्रू वो है ना एयर ट्रांसपोर्ट करके दे देता है रूट के डिफरेंट पार्ट्स तक। तो रूट को ब्रीथ करने के लिए एयर की जब जरूरत पड़ती है तो वे इस तरह के न्यूमेटोफोर्स बनाते हैं। तो ये हम लोग को मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कैसा है, ऐसा फॉरेस्ट जिसमें दलदल बहुत है ना, दलदली जमीन वाला जो फॉरेस्ट है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ सुंदरबन डेल्टा मैनग्रोव फॉरेस्ट में आता है। सो रेस्पिरेटरी रूट called pneumatophore। होता क्या है, the plants growing in excess of water hydrophytes, when water is preventing air to enter air space in soil, projections come out from roots above the water surface, above the water surface, making air space for breathing। ये है न्यूमेटोफोर्स। एग्जाम्पल, ट्रीज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। एग्जाम्पल राइजोफोरा। इसका जो न्यूमेटोफोर है डुअल पर्पस सॉल्व करता है, ये रेस्पिरेशन और सपोर्ट दोनों में पार्टिसिपेट करता है। इट्स न्यूमेटोफोर supports in both respiration
एंड प्लांट बॉडी सपोर्ट, दोनों में हेल्प करता है। नोट कीजिए। अब देखते हैं हम लोग स्टेम, सेकेंड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स आफ्टर द रूट्स। स्टेम का ओरिजिन एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम में किस हिस्से से होता है, या वैसे एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम जिससे स्टेम निकलता है उसका नाम बता सकते हैं। जैसे रूट जिस एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम से बनता है उसको क्या कहते हैं, रेडिकल। तो इसके लिए प्लूम्यूल। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द embryonic meristem plumule. It has following parts. एक स्टैटिक स्ट्रक्चर जिसमें दो तरह के बर्ड्स दिखाई पड़ेंगे, एपिकल एंड लैटरल। एपिकल बर्ड का दूसरा नाम टर्मिनल बर्ड एंड लैटरल बर्ड का दूसरा नाम एक्सियल बर्ड। ठीक है, इंटरचेंजेबली ये बोले जाते हैं। और एक स्टैटिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि नोड और इंटरनोड दिखाई पड़ेंगे। ये किसी भी स्टेम में होगा। अब ये क्या है, बारी बारी से देखिए। एपिकल बर्ड, इसी को कहा गया टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल मतलब समझते हैं ना, एकदम एंड पॉइंट, एकदम एंड पॉइंट। तो सोचिए, तो वहां पर जो बर्ड पाया जा रहा है उसका काम क्या होगा, बढ़ोतरी करना, किसको, स्टेम को। तो कैसा टिश्यू होना चाहिए वहां पर, तो ये हो जाएगा मेड ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका काम क्या होगा, इट गिव्स राइज टू द बॉडी ऑफ स्टेम by continuously dividing। डिवाइड करेगा तब जाके सेल्स बनेंगे, फिर सेल्स मैच्योर करेंगे, मैच्योर करने के बाद डिफरेंट टिश्यूज में कन्वर्ट होंगे और स्टेम फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेम का मेन बॉडी फॉर्म कर रहा है। यहां तक कीजिए।
एपिकल बर्ड के बाद लैटरल बर्ड, या इसी को एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। इसके वेरियस पर्पसेस होते हैं। कैन गिव राइज टू ब्रांचेस, पौधे में जो टहनियां निकलती हैं, ब्रांचेस, इन्हीं के वजह से। कैन गिव राइज टू लीव्स, ये लीफ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन मॉडिफाई इनटू फ्लोरल बर्ड, गिविंग राइज टू फ्लावर्स। तो अगर हम एक डायग्रामेटिकली इसको दिखाने की कोशिश करें, तो एक बर्ड यहां पे दिखाई पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये लीफ आया। जिस पॉइंट पे लीफ आया वहां पे होंगे नोड्स। ये हो गया एक्सिलरी बर्ड, ये हो गया एपिकल बर्ड, ये हो गया लीफ। और एक बर्ड से, सॉरी, एक नोड से दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड। This is how the stem is looked like. Figure showing a typical stem. बोर्ड ओवर किसी भी स्टेम में ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं। तो यहीं से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए, द लीव्स आर गिवन राइज at the nodes distance between two adjacent nodes बराबर इंटरनोड, और the apical bud at the tip of the stem
और lateral bud या axillary bud आप देख ही रहे हैं. This is how the stem is appearing in a typical plant. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पे एक चीज बताइए, एपिकल बड के बारे में तो पता चल गया कि एपिकल बड में एपिकल मेरिस्टम होगा. एक्सिलरी बड में कैसे सेल्स होने चाहिए? भाई एक बात बताइए, अगर यहाँ के बड के सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर्स को, यानी वो भी मेरिस्टेमेटिक होगा. कैसा मेरिस्टेम? प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी होगा. ठीक है, यहां तो जगह है नहीं, उधर लिखा जाए. The cells of the axillary bud or lateral bud are also meristematic in nature. एपिकल बर्ड और एपिकल बर्ड की तरह लैटरल बर्ड के सेल्स भी क्या होंगे? मेरिस्टेमेटिक इन नेचर होंगे. ठीक है, देयर ग्रोथ is inhibited by the apical bud. इसका ग्रोथ ज्यादा नहीं होने देता है एपिकल बर्ड, और इसीलिए इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस. तो बहुत सारे गार्डनर्स क्या करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्लांट फैले, है ना, ब्रांचेस बहुत निकले, लंबाई ज्यादा नहीं हो, एपिकल बर्ड को काट देता है तो ब्रांचेस निकलने लगते हैं. क्यों? जब एपिकल बर्ड हट जाता है, एपिकल मेरिस्टेम हट गया, प्लांट को तो अपना ग्रोथ करना ही है. मेरिस्टेमेटिक जोन यहाँ पे था और साइड में है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? साइड वाले पे. तो वहां के सेल्स को फिर डिवाइड करने के लिए मोटिव देता है, यानी कि उसे स्टिमुलेट करता है एक प्लांट हार्मोन, वो है साइटोकाइनिन. तो साइटोकाइनिन का लेवल जब इनके लिए बढ़ेगा, एक्सिलरी बर्ड के लिए या लैटरल बर्ड के लिए, फिर क्या होगा? इसका डोमिनेंस बढ़ेगा और प्लांट का साइड वाइज ग्रोथ बढ़ेगा, ब्रांचेस तब जाके बढ़ेंगे. When the stem apical meristem, SEM in short, is served, काट दिया गया, only then the axillary bud फ्लोरिश इन फुल. ऐसा तो करता ही है, पर रेस्ट्रिक्टेड रहता है ना, उसकी लंबाई अधिक बढ़ती है, चौड़ाई कम. पर उन्हें हटा देने के बाद इनकी चौड़ाई ही बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी. फ्लोरिश इन फुल बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ इनहिबिशन. तो एपिकल मेरिस्टेम का इनहिबिशन हटाने के लिए उसे ही अगर काट दिया जाए तो फिर क्या होगा? लैटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड लगातार अपने सेल्स को डिवाइड करके फिर उनके ब्रांचेस, उनके
appropriate leaves, ये सब प्रोड्यूस कर पाते हैं. अब स्टेम के फंक्शंस. Functions of the stem. Grow upward towards sunlight. Bear leaves for photosynthesis. Bear flowers for reproduction. Produce branches to increase the number of leaves as branches also carry lateral buds. These are the major functions of the produce branches. एक छूट गया था तो बीच में घुस गया है, घुसपैठ करके. अब स्पेशल फंक्शंस. इसका भी है फूड स्टोरेज. एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, ऑनियन, गार्लिक, कोलोकेसिया, जमीन कंद. जी, ओल जैसा होता है. एटसेट्रा. दूसरा है सपोर्ट. एग्जाम्पल फॉर्मिंग स्टेम टेंड्रिल. ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. आर द
स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। और क्या होता है, कई बार लीफ भी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे कि इनका जो प्रोडक्शन साइट है जहां से ये पनपते हैं वो दरअसल नोड रहता है। नहीं, नोड रहेगा तो वो लीफ हो जाएगा, नॉट फ्रॉम द नोड्स। तो फॉर्मिंग स्टेम टेंड्रिल्स आर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल देखेंगे तो और बढ़िया से पता चलेगा। लाइक इन द कुकुम्बर, like in the watermelon, like in the kaddu, pumpkin, etc. यहां तक नोट कीजिए।